चले ध्यान, इफ अ लाइन इज ड्रॉन। अच्छा वैसे नॉर्मल पहले समझ लेते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर एक ट्राइंगल में आप किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सही है, अगर एक ट्राइंगल में आप किसी एक लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन बाकी की दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काटती है, तो वो लाइन बाकी की दो साइडों को बराबर बराबर रेशियो में बांट देगी। मतलब इफ DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, then AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC। ये बात सही है कि गलत है भाई? यही आपकी बीपीटी थ्योरम कहती है, ठीक है। अच्छा कन्वर्स क्या कहेगा इसका, इसका मतलब उल्टा, कि बिल्कुल सही बात है कि इफ रेशियोज आर इक्वल, मतलब अगर AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन में EC के, देन ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। मतलब अगर लाइन है पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। कन्वर्स क्या कहेगा कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। ये काम हम लोग करेंगे। और जैसे मान लो अगर आपके पास 3 सेट आ रहे हैं तो लगभग 2 सेटों में तो बीपीटी आती है, एक सेट में कन्वर्स और बीपीटी आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपने आप में। और अब यही 2 थ्योरम बची हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इनमें से एक थ्योरम आपको आएगी। अब किसकी थ्योरम कौन से बट में किसकी थ्योरम आएगी भाई, वो चीज तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ मतलब ट्राइंगल्स में आपको यही 2 थ्योरम छोड़े हैं, एक और भी थी पहले, थी तो 3-4 पहले, लेकिन अब यही 2 थ्योरम्स बची हुई हैं। और ये 2 थ्योरम्स हैं तो भाई ऑब्वियस बात है इन 2 थ्योरम्स का आने की चांसेस आर वेरी हाई। डिस्कस करें हम इसको। अच्छा इसको डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक और चीज भी देखेंगे। रेशोज में थोड़ा सा खेलना सीखेंगे हम कि रेशोज में +1 करते हैं -1 करते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे हमने लिखा है A अपॉन B इक्वल है C अपॉन D के। तो रेशोज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पहले आप वो जान लीजिए। सबसे पहला, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं बोथ साइड। क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल बोथ साइड, मतलब दोनों को उल्टा किया जा सकता है तो भी उनका रेशियो मेंटेन होता है। क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। जब हम ऐसा करेंगे तो देख, जैसे मान लीजिए अच्छा 2/3 का रेशियो और 4/6 का रेशियो क्या इक्वल है या नहीं है, पहले तो आप ये बता दो। रेशियो वाइज तो ये इक्वल ही है भाई, 2/3 है और 4/6 को भी अगर 2 से कट करें हम तो भी ये कितना रहेगा, 2/3। तो कहीं ना कहीं 2/3 और 4/6 आर प्रोपोर्शनल बिकॉज दे गिव यू सेम रेशियो। मेरी बात सही है क्या, मैं 2/3 और 4/6 को इक्वल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, अरे बोलो लव, ठीक है लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या चीजें करने पर ये रेशियो मेंटेन रहेगा। देखो अगर मैं उल्टा कर दूं दोनों को तो क्या रेशियो मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा, आइए देख लेते हैं। भाई रेशियो हम उल्टे कर रहे हैं तो मतलब 3/2 और 6/4। अब काटा पीटी करके देखिए क्या रेशियो में कोई बदलाव आया है क्या, रेशियो तो अब भी उतना ही। तो इसका मतलब आप रेशियोज को उल्टा कर सकते हैं, पर वो काम आपको दोनों तरफ करना है। अच्छा एक को तो मैं ना करूं और एक को कर दूं तो क्या रेशियो मेंटेन रहता है क्या, नहीं, अब अलग हो गया देखो। तो रेसिप्रोकल बोथ साइड इज अलाउड इन रेशियो, कर सकते हैं आप। मतलब अगर कोई रेशियो चल रहा है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ ओवरऑल कि अगर मान लीजिए कभी रेशियो ऐसा हुआ AB/BC इक्वल है AC/CD के, और मैं चाहता हूं कि ये चीज ऊपर लिख जाए, तो मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड करके इनको पलट दूंगा। लेकिन ये कारनामा एक तरफ नहीं होगा बल्कि दोनों तरफ करना पड़ेगा, ये अलाउड है। रेशियोज में ही है ये चैप्टर, परफेक्शन चाहिए रेशियोज में, इतनी सी भी कटौती नहीं चलेगी इधर उधर। जिस बच्चे का रेशियो वीक रहेगा उसका ये चैप्टर वीक रहेगा।
दो थ्योरम्स थी, दोनों डिस्कस कर दूंगा आज। फिर बचा ही नहीं चैप्टर में कुछ, तो फिर रेशियोज का कंसेप्ट बचता है। रेशियोज का कंसेप्ट में माहिर माहिर हो जाइए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका मतलब आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप उल्टा करके लिख सकते हैं रेशियो, अलाउड है। लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट पास करनी पड़ेगी, क्या? रेसिप्रोकल बोथ साइड। किसी को इश्यू है इसमें तो बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2/3 है और 4/6। अगर मैं इस 3 को ऊपर प्लस करा दूं और ऐसे ही 6 को भी ऊपर प्लस करा दूं, तो क्या रेशियो मेंटेन रहेगा? देख लेते हैं। 2+3, 6+4। हाँ भाई, रेशियो मेंटेन है। रेशियो ऑफ द मेंटेन, देखिए 2 से कटिंग करके देखिए। तो ये चीज अभी भी इस चीज के क्या है, इक्वल। इसका मतलब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस करा सकते हैं। लेकिन भैया इस काम को करेंगे कैसे? ये क्या हम डायरेक्टली ऐसे प्लस कर देंगे? नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बता देता हूँ। बताओ, देखिए प्रोसेस कैसे। मैं मैथमेटिकली करूंगा, आप देखेंगे इस चीज को। जैसे यहाँ 2/3 है, ये किसके इक्वल है? आप बताओ मेरे को, इक्वल चीजों में क्या मैं सेम चीज प्लस कर सकता हूँ? ये तो अलाउड ही है। तो मैं क्या करूंगा, एड वन बोथ साइड कर दूंगा। अब अगर मैं एलसीएम लूं और यहाँ एलसीएम लूं, 3+2, तो इसका मतलब भैया कभी भी अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में प्लस कराना है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? +1 बोथ साइड। ये सीखा आपने। हाँ, करके दिखाना पड़ेगा। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होगा, एमसीक्यू में आता, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। लेकिन इसको सब्जेक्टिव वाइज में कैसे करेंगे? +1 बोथ साइड और फिर आप लोग एलसीएम, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगी। नहीं है? बोलो भाई। ठीक है। तो इसी तरीके से मान लीजिए जैसे यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी चल रहा है, और मान लीजिए यहाँ पर ई एफ अपॉन में एफ जी चल रहा है, और मैं चाहता हूं इस बी सी को ऊपर प्लस करवाना। तो कैसे करवाना चाहिए? ए बी अपॉन में बी सी और +1, और ऐसा ही ई एफ अपॉन में एफ जी एंड +1। जब आप एलसीएम पिक करोगे तो यहाँ बी सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और यहाँ हो जाएगा एफ जी, और यहाँ हो जाएगा ई एफ प्लस एफ जी। अब जब ए बी प्लस बी सी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बन जाएगा? ए सी, और ई एफ प्लस एफ जी मतलब ई जी, और अपॉन लो पेंटाना बन गया। ये कैसे करते हैं आप? अरे यार, ए बी एक लाइन, ए बी एक सेगमेंट है, बी सी एक सेगमेंट है, प्लस करोगे तो कितना सेगमेंट बनेगा? पूरा ए सी बन जाएगा ना। जिसमें बात कह रहा हूँ ऐसा लिख सकते हैं। मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ बस ये है। मैं आपको इससे ये सिखाना चाहता हूं कि अगर मुझे नीचे वाली चीज को ऊपर में प्लस कराना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? +1 बोथ साइड। सही है। अच्छा, अगर मुझे ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज माइनस करवानी है तो बताइए क्या करना चाहिए? माइनस, सिंपल है। देखो होगा भी, मतलब ए बी है, यहाँ बी सी है, -1, ई एफ है, एफ जी है। जब आप एलसीएम पिक करोगे तो ए बी माइनस बी सी, और यहाँ जब आप एलसीएम पिक करेंगे तो एफ जी और ई एफ माइनस, लो हो गया माइनस। जो भी आपका वो लाइन सेगमेंट होगा उसमें आप ट्राइंगल में बन के आएगा प्रॉपर लाइन सेगमेंट, ए बी माइनस बी सी होगा, वो जो भी आएगा वो लिख देना। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज और देखिए, मतलब भैया ऊपर वाली चीज में ही प्लस होता है और ऊपर वाली चीज में ही क्या होता है? माइनस। और रेसिप्रोकल के थ्रू आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना सकते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। अब आप बताइए मुझे, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ बी है,
ये सी है और ये डी। ऊपर तो प्लस कराना आता है ना, और ऊपर माइनस कराना भी आता है। अच्छा अगर नीचे कराना हो तो हाँ, तो पहले क्या करना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे वो चीज ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगी। और ऊपर तो आपको प्लस कराना माइनस कराना दोनों ही आते हैं। प्लस वन करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस वन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर लास्ट में दोबारा रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर वो दोबारा घूम के नीचे आ जाएगा। नहीं है, बोलो भाई। देखो मान लीजिए आपने प्लस वन लिख दिया, तो उससे होगा क्या, अब मैं जो चाहता था वो हो तो गया, डिनोमिनेटर में देखो प्लस हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है बस, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल अलाउड तो है, लो जी पहुंचा दिया वहीं पे जहां था ये पहले से, और प्लस भी हो गया, लो। नहीं है, ठीक है, तो इस हाँ ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस अब आपको याद रखना है। अब जब कभी भी आप प्रूफ करेंगे ना, तो प्रूफ में ना लिखा होगा ये चीज अपॉन ये चीज इक्वल टू ये चीज अपॉन ये चीज, तो फिर आप डायग्राम में देखोगे यार ये इसमें अगर प्लस हो जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर प्लस करने वाली टेक्निक को ध्यान करना है। अच्छा प्लस वन बोथ साइड करते हो, मान लीजिए नीचे प्लस करवाना है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये काम होगा कैसे। रट रट रटाने वाली बात नहीं है, ये बात समझने वाली बात है। लेकिन रेशियोज में परफेक्शन चाहिए, उसके लिए रेशियो में परफेक्शन आएगा हो जाएगा। टीचर्स का रेशियो में परफेक्शन होता है इसलिए कर देते हैं वो क्वेश्चन, आप लोग को सिखाते नहीं। आप लोग को तो प्रूफ रटाते रहते हैं, रट लो कर लो। अरे लॉजिक तो ये है, पहले रेशियो सिखाओ, रेशियो सीख जाएगा बच्चा, फिर प्रूफ का कंसेप्ट सिखाओ, प्रूफ ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। ठीक है, तो रेशियोज आएंगे तो प्रूफ आएंगे, नहीं तो प्रूफ नहीं आएंगे आपको। और ट्राइंगल का कोई प्रूफ बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करिए, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और परफेक्शन चाहिए। और तुम्हारी क्लास में बहुत बच्चे होंगे इन दो चैप्टरों से बहुत घबराएंगे, एक ट्राइंगल और एक सर्कल, ये दो चैप्टर नहीं आएंगे लास्ट पर। और जिनका बहुत ही मतलब जिनके जो एवरेज बच्चे हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री भी गया हाथ से, उनको ये तीन चैप्टर जिंदगी में समझ में नहीं आएंगे, एक ट्राइंगल एक सर्कल और एक ट्रिग्नो। ठीक है, और जो बिलो एवरेज है, एवरेज से भी नीचे, उनके वो अपने स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में खेलते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लिया, कोऑर्डिनेट में चला लेंगे, लीनियर इक्वेशन उनके बस की नहीं है, टू वेरिएबल वाला। कोई डायरेक्ट सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड आ गया तो लगा देंगे, नहीं तो जय भोलेनाथ। ठीक है, मतलब गिने चुने बस वही चीज है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा, आप सब लोगों अलग अलग मतलब एवरेज बच्चे चल रहे हैं, तो अबव एवरेज में निकलो, तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इन रेशियोज में परफेक्शन हासिल करें। अब मैं क्या करने वाला हूँ उस पर हम गौर करेंगे। देखिए मेरा, अब हम कौन सा प्रूव करने वाले हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आइए इसको करते हैं। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि लाइनें अगर पैरेलल हैं तो जो रेशियो बटेंगे वो बराबर में बटेंगे, सही है, ये कौन कहता है, बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइनें पैरेलल, सही है। तो मैं काम करता हूं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे आप इन दोनों थ्योरम को, और इतना अच्छे से कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, स्पीड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 10 मिनट में करके दोनों थ्योरम मेरे हाथ में दे दो, यहाँ ये रिव्यू दो, चेक कर लो, इतना परफेक्शन कर लो, तब है कोई बात। आप थ्योरम सोच सोच के करेंगे, फिर आप और बच्चों से आगे कैसे निकलेंगे। इसी बात का तो रोना है कि मैंने जो आपको थ्योरम सिखा दी, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, इतनी करनी चाहिए थी, कम 5-6 बार, फिर आप अपनी क्लास के बच्चों से ऑटोमेटिकली आगे हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं यार इसको तो पूरा रटा पड़ा है, हाँ क्योंकि प्रैक्टिस करी हुई है 5-6 बार। वो 7 बार कर देगा तो तुमसे अच्छा हो जाएगा, तुमने एक बार भी नहीं करी और वो भी पूरी, कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगा। हाँ हम टेस्ट बोलेंगे तब करेंगे, वो भी कितनी बार, 2 बार। फिर क्या करेंगे, फिर टाइम की भीख मांगेंगे, अरे भैया टूट गया भैया छूट गया। अरे जो क्वेश्चन ही बता दिया कि ये आएगा, उसे रटने में कितना टाइम लगाने वाले हैं। हर चीज के लिए सोचते नहीं है एग्जाम में, कुछ लगभग देखो 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन तुम्हारे करे कराए होने चाहिए।
8 क्वेश्चनों में दिमाग लगता है बस। अगर उल्टा हो गया ना मामला, 30 में दिमाग लगा रहे हो, बस 8 करे कराए हैं, पेपर छूटना ही है, 100% छूटेगा। बस वेट करो कितना छूटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दूंगा, 2 क्वेश्चन में भी तुम सोच सोच के कर रहे हो। अब आप सोचिए ना, वो 10 प्रूफ करे थे ना आप लोगों ने, करे थे ना 15 मिनट में या 12 मिनट में, और 10 ही तो क्वेश्चन थे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलिए ध्यान दीजिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम करेंगे। तो आपके पास ट्राइंगल है, या ए हो गया, या बी हो गया, और ये सी हो गया, और यहां मैंने एक लाइन बना ली, ये लाइन है डी, और ये लाइन है ई। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने थ्योरम लिख देता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक्चुअली जो किताब में लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर उसको मैच करेंगे इससे। देखिए थ्योरम क्या लिखी हुई है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन, सॉरी, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम को और क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत। ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ, पूरी स्टेटमेंट लिख के भी आ सकती है, इसको प्रूव करो। अच्छा हाँ, एक बार बच्चे ने क्या किया था, स्टेटमेंट ये लिख के आई थी, उसको लगा बीपीटी आई है, उसको समझी नहीं स्टेटमेंट क्या है, उसने बीपीटी प्रूफ कर दी, जबकि पूछा क्या था, ऐसे भी बालक। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये कारनामा इसी बार हुआ है इन द, स्कूल में गया था, अरे पता कैसे चलता है कि इसने ये कारनामा, ग्रीनवेल बताता है ना, जब पेपर लेके आते हैं बता, सर सब बीपीटी आई, बीपीटी, अरे भैया यू कन्वर्स बीपीटी यार, तुम बीपीटी कर यार। देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये है स्टेटमेंट, ठीक है। और हमने जो डायग्राम बनाया वो लगभग सही बनाया है, बी और सी और ए और बी, ठीक है सही। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल की साइडों को बराबर रेशियो में बांटता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन पैरेलल होगी तीसरी साइड के, मतलब ये दो लाइनें, ये दो साइडें होगी, ये लाइन तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी। अब आप मुझे बताइए गिवन क्या लिखना चाहिए, इस थ्योरम में गिवन क्या लिखूंगा, रेशो इक्वल है, सही है, तो रेशो इक्वल लिख रहे हैं, एडी अपॉन में डीबी इक्वल ए अपॉन ए सी। हालांकि मैं ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा आपके साथ, गौर करिएगा बस। और टू प्रूफ क्या लिखना चाहिए वो बताइए, बिल्कुल सही बात है, डीई पैरेलल है बीसी का, सही है। अब हम प्रूफ शुरू करेंगे, इससे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन समझिए क्या है, वो कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं यहां पर एक लाइन बनाऊंगा, क्योंकि ये लाइन तो इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ये तो क्वेश्चन कह ही रहा है, मतलब क्वेश्चन तो कह रहा है ना, इस बात को प्रूव करो, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, ये बात तो मुझे सिद्ध करनी है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, तुम सिद्ध करो कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं, किस नाम की, डी ई डैश नाम की, जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। दोबारा सुनिए,
जो DE लाइन है क्या वो पैरेलल है BC के? क्या क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, क्या DE लाइन और BC लाइन पैरेलल है? नहीं है भाई। ये बात तो वो कह रहा है कि भाई पैरेलल नहीं है, तुम प्रूव करो कि पैरेलल है। मैं तो कह रहा हूं रेशो इक्वल है। उसने हमें जो इक्वल दिया है वो क्या दिया है? लाइनें तो पैरेलल नहीं थी ना। ये बात तो हमें सिद्ध करनी है कि DE और BC आपस में कैसी हैं? पैरेलल है। बाय कंस्ट्रक्शन मैंने D से ही एक लाइन बनाई है E डैश नाम की, जो कि पैरेलल है BC के। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो अभी बता दीजिए, ताकि मैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे आगे चलेगा। के बोलो नहीं आ रही, रिपीट करूं? ठीक है, डन है। ठीक है, क्योंकि DE तो पैरेलल नहीं है, तो ठीक है वो पैरेलल नहीं है तो भाई अब हम बनाएंगे एक पैरेलल। तो मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई है किसके? BC के। DE डैश पैरेलल है किसके? अच्छा, अगर दो लाइनें मतलब ऐसे बीच में लाइन बनती है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो बाजू की साइडों को कितने रेशो में बांटती है? बराबर रेशो में बांटती है। किस रेशो में बांटती है? तो इसका मतलब ये जो मेरी DE डैश लाइन है, इसके हिसाब से AD अपॉन में DB इक्वल होना चाहिए किसके? AE डैश अपॉन में E डैश C। हाँ या ना? रीजन क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा? एक चल है BPT। रीजन क्या होगा इसका? BPT। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये थ्योरम तो BPT की थी कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो साइड वाली मतलब जो रेशियो होते हैं वो आपस में कैसे हो जाते हैं भाई? तो DE डैश लाइन पैरेलल है किसके? BC के। तो कहीं ना कहीं AD अपॉन में DB इक्वल होगा ना AE अपॉन में E डैश। आप एग्री करते हैं इस बात से कि नहीं करते? अभी बता दीजिए, नहीं करते हैं तो बोलो भाई। रिया नहीं, बोलो। हाँ F रख देते हैं, G रख देते हैं, R रख देते हैं। चलो रवि भैया R रख देते हैं। चलो हटाओ। अगर ये डैश से इतना कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो एक काम करते हैं, हम एक लाइन बना रहे हैं DR नाम की, और ये वाली लाइन हम इस वाली लाइन के क्या बना रहे हैं? पैरेलल। अब ठीक है। अब अगर DR लाइन BC के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT इनके रेशियोज आपस में कैसे होंगे? अच्छा, और बाय गिवन भी हम यूज करेंगे क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, पहले तो BPT वाला रेशियो बता दो मेरे को। AD अपॉन DB। ठीक है, ठीक है, AR अपॉन R। सही है ये बात? हाँ या ना? एग्री करते हैं आप इससे? ठीक है। अच्छा, AD अपॉन में DB तो इक्वल चल रहा है AE अपॉन में EC के भी। इसका रीजन क्या है? गिवन बाय गिवन। और इसका रीजन क्या है? BPT, क्योंकि आपने पैरेलल लाइन बनाई है तो रेशियो तो इक्वल होंगे, वो BPT से आया है। और दूसरा वाला गिवन से आया है क्योंकि वो तो रेशियो इक्वल है ही, दे ही रखे हैं पहले से। अब आप मुझे बताइए, ये चीज और ये चीज दोनों आपको नहीं लगता किसके इक्वल है? भाई आप तो सोचिए ना, ये अपॉन में ये इक्वल है इसके अपॉन के इसके, सही है? और बाय गिवन क्या था? ये अपॉन में ये इक्वल है AE अपॉन में EC के। आया ना? तो ये दोनों ही जो बाजू में है, जो राइट साइड में लिखी हुई है आपके, आपको नहीं लगता ये दोनों ही चीजें AD अपॉन DA के इक्वल है? और आप देख भी लो, देखो AD अपॉन DB इक्वल है AR अपॉन RC के भी, और AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के भी, मतलब AD अपॉन DB के। अच्छा, तो इसका मतलब दोनों ही किसके इक्वल हैं? तो इसका मतलब ये जो राइट वाले पार्ट हैं ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब AR अपॉन RC इक्वल है AE अपॉन EC के। हाँ या ना? यहां तक एग्री कर रहे हैं आप लोग सब? ठीक है। अच्छा, क्या नीचे वाले को ऊपर प्लस करा सकते हैं? रेशियो में कमाल होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्लस वन। ये मैंने आपको सिखाया, इसलिए सिखाया था, ठीक है? हम इसको यूज करेंगे। हाँ नहीं, हम प्लस वन कायदे से पूरे करेंगे, लेकिन मैं अभी शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ आपको, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। अब आप मुझे बताइए, AR प्लस RC इक्वल होगा ना RC के, और AE प्लस EC इक्वल होगा। सही है? ये बात गलत है? अब आप मुझे बताइए AR प्लस RC
किसके इक्वल हो गया? AC के। बोला ना आप लोगों ने, आप पूछ रहे थे ना वो प्लस करके किसके इक्वल होता है, वो डायग्राम में दिखेगा ना आपको, AR प्लस RC। अब आप डायग्राम देख के बताइए AR प्लस RC किसके इक्वल है? तो क्या मैं इस ऊपर वाले की जगह क्या मैं AC लिख सकता हूँ और अपॉन में RC। अच्छा AE अपॉन EC तो बता दो। बात बड़ी सिंपल सी है, ये चीज प्लस ये चीज मिलाकर पूरा ही तो बनेगा, और ये अंदर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर क्या बनेगा? AC ही बनेगा। तो दोनों का प्लस, ऑब्वियस सी बात है, क्या देने वाला था? AC। अब मुझे बात है, क्या AC आपस में इक्वल नहीं है? तो क्या ये कटिंग नहीं हो सकती? अब कहीं ना कहीं आपके पास क्या चीज रहेगी, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो EC इक्वल है भाई, दोनों के वन वन बच गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आप इससे क्या समझे, EC और RC आपस में कैसे हैं? इक्वल लेंथ है। अब आप थोड़ा सा खुद ही गौर करिए, अगर C से वाकई में ही C से R तक की लेंथ और E तक की लेंथ, अगर ये दोनों ही इक्वल लेंथ हैं, जो कि ये कह ही रहा है, तो इससे क्या समझते हो आप? DR ओवरलैप है कि E पॉइंट और R पॉइंट अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ही, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो C है, सेम ही लाइन पे बन रहे हैं, और मैं कह रहा हूं दोनों 5-5 किलोमीटर में है, तो इसका मतलब दोनों एक ही घर में रहते हैं। मैं कहूं यहां से इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर बाद जो घर आएगा उसमें नवीन रहता है, और इसी डायरेक्शन में इसी लाइन पे 2 किलोमीटर बाद उसमें प्रीत रहता है, तो इसका मतलब प्रीत और नवीन एक ही घर में है। तो इसका मतलब ये E और R जो है ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू करने के लिए ये बात तो होगी कि E and R are coinciding. This condition is only possible when E and R are coinciding. और अगर E और R coincide कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, और ये लाइन तो पैरेलल थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पैरेलल होगी। आया? लिख देंगे, चिंता मत करो। आप ये बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब लिखना शुरू करो, आ जाओ लिखते हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले दोबारा से। तो वही इसके हिसाब से हमें जो लाइन शो कर रहे हैं हम पैरेलल है, तो उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाना चाहिए। ओवरलैप करते हुए नहीं दिखाएंगे, आप जानबूझ के उसको अलग से दिखाएंगे। मैं तो ये देखिए, जिसको हमें पैरेलल प्रूफ करना है ना, वो डायग्राम में आपके पैरेलल होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप लेट कर रहे हो उसको चाहे बेशक थोड़ा सा नॉन पैरेलल हो, पर इतना भी नहीं कि वो बहुत ही डाइवर्ट दिखे, बहुत ही नजदीक रखो पॉइंट हो, लेकिन नाम अलग अलग रखो, जैसे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब मैं एनसीईआरटी का आपको लिख के दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो हालांकि डायग्राम इतना मैटर नहीं करता क्योंकि अल्फाबेट चेंज हो सकते हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और इन्होंने एक लाइन पास कराई है डी ई नाम की, डी और ई। हमें इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। बाय कंस्ट्रक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ इस तरीके से। अब आप बताओ किस नाम की बनाऊं? आर, श्योर, ठीक है आर नाम। आप अपने नाम की भी बना सकते, ठीक। चलिए अब आप मुझे बताइए गिवन क्या लिखें? AE अपॉन और टू प्रूफ क्या लिखना चाहिए? DE पैरेलल बहुत सही, DE पैरेलल है। अच्छा यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ लाइन DR पैरेलल टू BC। ड्रॉ DR which is parallel to DC। सही है, और हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जो बीपीटी के थ्रू जो मामला बनेगा वो लिख लीजिएगा, पढ़ने वाले हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले तो आप अपना, या फिर इस गिवन को भी लिख के आप स्टार्ट कर सकते हो, पर चलिए हम यहीं से शुरू करें। ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिख लो, इन ट्रायंगल ABC। वैसे ट्रायंगल, चलो ABC के बारे में बात करें। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई DE जो है वो पैरेलल है किसके? DE सॉरी DR
डी आर पैरेलल है बीसी बाय कंस्ट्रक्शन, सही है। अब अगर डी आर बीसी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए आर अपॉन आर सी के। तो हम इस बात को लिखेंगे कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए आर अपॉन आर सी। रीजन बीपीटी, बहुत बढ़िया, +1 कर देंगे। ठीक है। अभी हम करवाएंगे, अभी तो हम कंपेयर करेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, इसी तरीके से फिर हम दूसरी वाली इक्वेशन और लिखेंगे, ठीक है। मैं देखो नीचे, चलो नीचे लिख देता हूं। अब भाई दूसरी वाली तो गिवन से उठाएंगे आप, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी एंड बाय गिवन, सही है। और ये बनेगी इक्वेशन। अब आप करेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में कैसी है, नहीं आ रहा समझ? चलिए लिखते हैं, ठीक है। इस पार्ट को हम लिख रहे हैं। हाँ भाई, तो ए आर अपॉन आर सी इक्वल है, करा दिया। अब आप देखो, अब आप खुद सोचो, आपने ये करा दिया, ये अपॉन में ये इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। अब क्या कराना, अब ऊपर, ताकि वो पूरा ए सी बने, ठीक है। तो अभी हम इस काम को करवाएंगे। अब +1, मतलब अब मैं चाहता हूँ ये नीचे वाली चीज जाके ऊपर में ऐड हो जाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 तो आप 1 को बोथ साइड ऐड करा दो। तो जब ऐड कराएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, ए अपॉन आर सी +1 ए ई अपॉन ई सी +1। और जब आप प्लस कराएंगे तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, है ना, यही हमारा प्रोसेस था ना पूरा। और इक्वल टू ई सी और इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। अब ए आर प्लस आर सी ए सी बनाएगा, तो ए सी अपॉन आर सी इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ए सी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आप, तो ई सी इक्वल टू। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाई ई सी इक्वल टू आर सी आ गया। फिर यहाँ पे आप लिखोगे जो आपका आर पॉइंट है और ई पॉइंट है, दे आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। तो आप लिखोगे सो आर एंड ई पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग, या कोइंसिडेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, आर कोइंसाइडिंग, then only the above condition is possible, the above condition is possible। भाई जरूरी थोड़ी है जो हमारी स्टेटमेंट है बुक के हिसाब से लिखी हो। बुक में तो आपको इसको प्रूफ भी नहीं है, यहीं छोड़ दिया आपको, तो ये आपने खुद ही लिखा है, देख रहे हैं एनसीईआरटी में उठा के। फिर वहीं से वो हिंस प्रूफ है। नहीं, उसके बाद बोल रहा है डू योरसेल्फ, वाई सो ऐसे करके लिखा होगा कुछ, है लिखा नहीं कुछ लिखी नहीं। हाँ वैसे लिखा, ठीक है। ये काम कर दिया आपने। अब ईसी और आरसी आपने क्या कर दिया, मतलब सो आर एंड ई पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग, देन ओनली द अबव कंडीशन इज पॉसिबल और ट्रू, आप लिख सकते हो। और अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप लिखोगे मैंने सो या हेंस जैसा भी है, हेंस लिख सकते हो आप, हेंस नहीं, वेरीफाइड नहीं, हेंस, हेंस, हेंस आपका जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी, ठीक है। और बस इसमें आप यहीं यहाँ तक, यहाँ तक मामला, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको रीजन देना है, ज्यादा मन कर रहा है आपका, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में एक चीज लिख सकते हो, डी आर इज पैरेलल टू बीसी। और आपने जब बताई दिया कि आर और ई कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब डीई बी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। एक काम करो, सुनो, स्टेटमेंट को यहां तक लिखने के बाद ना एक यहाँ पे एक चीज और लिखो, डी आर इज पैरेलल टू, हाँ, बी सी,
by construction, hence DE is also parallel to DC. ठीक है, E and R coincide, ये डले जाएगा, ये प्रॉपर हो गया मामला। ठीक है, तो आपका हैंस प्रूव्ड है यहाँ तक। ये काम आपको इस तरीके से करवाना है, E and R are coinciding। ठीक है, तो हाँ जी, अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप दोनों थ्योरम्स को अच्छे से रेफर करके आएंगे। मैं आपको 15 मिनट से ज्यादा टाइम दूंगा नहीं तो करने के लिए। ठीक है, आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, आपको प्रूफ भी करके लाना है, मतलब प्रूफ भी करना है, और डायग्राम भी बनाने हैं। और एक चीज और, यहाँ आपको हम बुक्स अब नहीं देंगे, आप अपना पेपर बोर्ड का बंदोबस्त लेके आइएगा साथ। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल।